अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम नफ़ीस फ़ातिमा है। मैं चतराल से ताल्लुक़ रखती हूँ, बट मेरी रिहाइश जो है वो कराची से है, क्योंकि मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और नर्सिंग का मेरा लास्ट ईयर जो है वो अभी चल रहा है। मैं अपना डिप्लोमा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ से कर रही हूँ, जो कि कराची के अंदर मौजूद है, जिना की मेन ब्रांच है। ये यूट्यूब चैनल खोलने का मेन मकसद यही था कि मैं जो कुछ भी अपने इंस्टीट्यूट से गेट कर रही हूँ, लर्निंग कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं जो कुछ मैंने एक अपना माइंड सेट किया है, जिस एम पे मैं जो पर्पस है मेरा इस यूट्यूब चैनल को ओपन करने का, वो मैं उस चीज़ पे कामयाब हो सकूँ। मेरी वीडियोस जो हैं वो टोटली रिलेटेड होंगी हेल्थ से, हेल्थ इश्यूज़, डिजीज़, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, डायग्नोसिस हैं, ट्रीटमेंट हैं, तो ऑल काइंड ऑफ विच इज़ रिलेटेड टू द हेल्थ, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इसके अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी मैं आपको लर्निंग दे सकूँ, जो कुछ मैं सीख रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह आप बहुत कुछ लर्न करेंगे मेरी इन वीडियोस से। मेरे साथ टच रहिएगा, कंसर्न करिएगा वीडियो के अंदर काइंडली, और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने टीचर्स का, जिन्होंने मेरे लिए इतना एफ़र्ट किया, मुझे आज इस मकाम पे पहुँचाया कि मैं कुछ करके उनको एक खुशी महसूस दिला सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, फॉर कंसर्निंग मी। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रेजेंटेशन विच इज़ अबाउट जॉइंटिस। चलते हैं जॉइंटिस की तरफ। जॉइंटिस बेसिकली मैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले होगा हमारा डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट। तो अगर हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, अगर मैं आपको ओवरव्यूज़ का बताऊँ, डेफिनेशन बताऊँ, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देना चाहूँगी कि जॉइंटिस वर्ड जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से निकला है, जोन, विच मीन्स येलोइश। तो ये एक फ़्रेंच लैंग्वेज से जो है ड्राइव हुआ गया है ये वर्ड, जिसका मतलब है येलोइश। और येलोइश का मतलब हम अगर उर्दू में देखा जाए तो उसको हम पीलापन कहते हैं। जिस्म के अंदर किसी भी जगह पे, हिस्से पे, हमारे स्किन के ऊपर द अपीयरेंस ऑफ येलोइश पिगमेंट ऑन द स्किन, मस्कुलर एंड डीपर टिश्यूज़, इन जगहों पे हमारा जो है येलोइश पिगमेंटेशन की अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है जॉइंटिस के अंदर। तो जॉइंटिस जो है बेसिकली द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन द लिवर, हमारे लिवर के अंदर बिलिरुबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाना, जो कि जॉइंटिस कॉज करता है। जॉइंटिस की बहुत सारी वजहें होती हैं, बहुत सारी वजहों की वजह से जॉइंटिस कॉज होता है। अगर हम एडल्ट की बात ले लेते हैं तो ये अल्कोहलिक होता है, अल्कोहल की वजह से भी ये कॉज किया जाता है। टॉक्सिन्स मतलब कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो अगर ड्रग्स हैं, यूजुअली कोई इंटेक ले रहा है, वो मेडिसिन जो आपके लिवर को डैमेज कर रही हैं, तो ये उसकी वजह से भी कॉज किया जाता है। अब वजह यही है कि लिवर का डैमेज हो जाना, लिवर का डैमेज हो जाना ऑब्वियसली हमारा जॉइंटिस कॉज करता है। तो इसमें जो है वो क्यों होता है, अगर लिवर डैमेज हो भी रहा है, किस वजह से हो रहा है? वजह हमारे हेपेटाइटिस हो जाते हैं, वायरल हेपेटाइटिस। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, A, C, D हेपेटाइटिस जो हैं। अब इनमें से A और E हेपेटाइटिस जो है वो हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस करता है, एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है। अब ये ऐसा जॉइंटिस होता है जो 90% अगर हम देखा जाए तो ये ट्रीट हो जाता है। मेन वजह ही यही है कि बाइल का बढ़ जाना, बिलिरुबिन का बढ़ जाना लिवर के अंदर। लिवर हमारा जो है बाइल सिक्रीट करता है, बाइल ट्रांसफ़र हो जाता है हमारी बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को पास करता है बाइल, जिसके थ्रू हमारी डाइजेशन का अमल होता है बॉडी के अंदर। इसका ये प्रोसेस है। जो नॉर्मल बॉडी है उसका ये सिस्टम होता है, लिवर
बाइल निकालता है। बाइल जो है बाइल डक्ट के थ्रू अपना बाइल जो है वो पास करती है गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, और जब जब स्मॉल इंटेस्टाइन को नीड होता है बाइल का डाइजेशन के प्रोसेस के लिए, वो वहाँ से अपना मैसेज उसको कन्वे करता है। देन वो बाइल उनको ट्रांसफ़र करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का अमल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। बट इन जॉइंटिस व्हाट्स हैपनिंग इन जॉइंटिस, दो एक्सेसिव अमाउंट जो है ना बाइल का वो बढ़ जाता है। बिलिरुबिन ज़्यादा से ज़्यादा बाइल प्रोडक्ट करना शुरू हो जाता है। इसका मैं आपको एक मैकेनिज़्म बताना चाहूँगी। हमारे जो RBCs है ना, वो मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफली मैं आपको मैकेनिज़्म बताना चाहती हूँ। अब मैं आपको मैकेनिज़्म ये बताना चाहती हूँ कि ब्लड है ना, ब्लड हमारा RBS, आपको पता है कि RBS जो है वो ब्लड का पार्ट है, RBC सॉरी। सो रेड ब्लड सेल जो हैं वो एक वैलिडिटी मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर उनकी, ठीक है। अब वैलिडिटी जो है एक कैपेसिटी मौजूद है, 120 डेज़ का उनका लाइफ टर्म होता है। 120 डेज़ के बाद उन्होंने खामखा ब्रेक डाउन होना होता है और न्यू फॉर्मेशन उनकी RBCs की होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। 120 डेज़ के बाद RBCs की ब्रेक डाउन हो जाती हैं, वो डेड हो जाते हैं और नई प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है। उनका लाइफ टाइम 120 डेज़ ही होता है, ठीक है। अब RBCs जो हैं वो हीमोग्लोबिन बनाती हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो 2 फैक्टर्स में डिवाइड हो जाता है, एक हीम के अंदर और एक ग्लोबिन के अंदर। अब हीम जो है वो मज़ीद 2 फैक्टर्स में डिवाइड होता है। पहले ग्लोबिन का बता दूं। ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन पार्ट है हमारी बॉडी का, और वो यूज़ हो सकता है, उसको हमारा बॉडी यूज़ कर सकता है। बट ये जो ग्लोबिन है ना, ये जो हीम है ना, हीम के 2 फैक्टर्स बनते हैं दोबारा, आयरन और बिलिरुबिन। अब आयरन और बिलिरुबिन पिगमेंट जो हैं, इनका जो है अमाउंट जॉइंटिस के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंटिस जो है वो कॉज हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर ले हैं जॉइंटिस की टाइप्स की। जॉइंटिस की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। प्री हेपेटिक, जिसको हेमोलैक्टिक जॉइंटिस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेपेटिक, जिसको सेकंड इसकी टाइप है हेपेटिक, जिसको हम हेपेटोसेलुलर भी कहते हैं। थर्ड इसकी है पोस्ट हेपेटिक, जो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी कहा जाता है। तो प्री हेपेटिक को मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। प्री हेपेटिक हेमोलैक्टिक जॉइंटिस जो है, अगर मैं इसको उर्दू में आपको डिस्कस करूँ तो इसका होता है खून का टूटना, ठीक है। खून का टूटना यूजुअली हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो है वो RBCs की ब्रेकडाउन्स होती हैं। ब्रेकडाउन होने के बाद बिलिरुबिन की फॉर्मेशन होती है। देन वो पास कर देता है बाइल को लिवर के अंदर, और लिवर फिर एक्सक्रीशन का सिस्टम हो जाता है। नॉर्मल बॉडी में ये होता है, बट इन जॉइंटिस ब्रेकडाउन जो है लिवर की बहुत ज़्यादा, RBCs की इतनी ज़्यादा एक्सेसिव ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है, जो कि ब्रेकडाउन बिलिरुबिन को बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। और एक्सेसिव बिलिरुबिन ब्रेकडाउन की वजह से लिवर जो है वो इतना अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता बाइल को, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो ओवरफ्लो हो जाता है, और ओवरफ्लो होने के बाद वो बैक फ्लो होकर लिवर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंटिस कॉज हो जाता है। अब नॉर्मल अगर हम बाइल की मिक़दार अपनी बॉडी में देख लें तो वो 1.5 से लेके 2 तक जो है वो होती है। 0.5 से लेके 1.5 तक नॉर्मल होती है, और जॉइंटिस के अंदर 1.5 से लेके 2 तक इसकी मिक़दार पहुंच जाती है। तो ये जॉइंटिस का जो था वो फर्स्ट टाइप था। अब सेकंड टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ हेपेटिक, जिसको हेपेटोसेलुलर भी कहा जाता है। इसके अंदर ये कंडीशन होगी कि लिवर डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर लिवर डैमेज नहीं होगा, लिवर के सेल्स, हमें सेलुलर से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लिवर के सेल में इफ़ेक्ट हो रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा कि लिवर एक्सक्रीसिव अमाउंट जो बिलिरुबिन का है ना, वो तो कन्वे नहीं कर पा रहा अपने अंदर,
जब लीवर जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि उसके सेल्स के अंदर पहले से ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, उसके सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसके अंदर इस वजह से ये हेपेटोसेलुलर जो है वो कॉज होगा। और ये किसकी वजह से होता है? वायरल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल जो लोग ज़्यादातर शराब वगैरह यूज़ करते हैं, ये उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है, जो कि हमारी हेपेटिक सेलुलर को जाके डैमेज करता है। और वो मेडिसिन जो हमारे लिवर को डैमेज करती हैं, लिवर के सेल्स को डैमेज करती हैं, उसकी वजह से ये सेकंड टाइप जो है वो जॉइंटिस की पेशेंट में कॉज होती है। थर्ड टाइप है पोस्ट हेपेटिक, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब आप लोग ऑब्स्ट्रक्शन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कहीं पे भी रुकावट हो जाना। अब रुकावट कहाँ हो सकती है? लिवर के अंदर। कहाँ पे हो सकती है रुकावट? बिलिरुबिन, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि रुकावट है वो गॉल ब्लैडर में हो सकती है, ठीक है, बाइल डक्ट में हो सकती है, ठीक है, या हेपेटिक डक्ट के अंदर मौजूद हो सकती है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन किस शक्ल में पाई जा सकती? स्टोन की शक्ल में। अगर देखा जाए बाइल डक्ट के अंदर कोई स्टोन मौजूद है, तो लिवर जो बाइल अपना प्रोड्यूस कर रहा है वो तो प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो जो बाइल जो उसने पहुंचाना है गॉल ब्लैडर को, वो किसके ज़रिए से पहुंचाएगा? बाइल डक्ट के ज़रिए से। अब बाइल डक्ट के अंदर तो स्टोन मौजूद है, जहाँ वहाँ पे स्टोन होगा तो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा और वो दोबारा बैक फ्लो होके लिवर के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, जो एक्सेसिव अमाउंट बाइल की होना शुरू हो जाएगी और इस वजह से जॉइंटिस कॉज हो जाएगा। तो गाइस, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ जॉइंटिस, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज़ ऑफ जॉइंटिस। जैसे कि मैंने बहुत सारे कॉजेज़ आपको पहले से बता चुकी हूँ। अल्कोहल के सिस्टम की वजह से होता है, जो लोग शराब वगैरह ज़्यादा ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, जेनेटिकल होता है, मेडिसिन की वजह से होता है। ये बहुत सारी इसकी वजह होती हैं, ठीक है। अब जो है मैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपके साथ शो करना चाहती हूँ। साइन एंड सिम्टम्स इसके बहुत इतने तो नहीं होते, क्योंकि अगर हम न्यूबॉर्न के अगर जॉइंटिस की मैं आपसे बात करना चाहूँ, ठीक है, मैं आपको पहले न्यूबॉर्न के जॉइंटिस को डिस्क्राइब करती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स हाथों हाथ में आपको बताती रहती हूँ। अब क्या है कि न्यूबॉर्न का जो जॉइंटिस होता है वो अमूमन 24 आवर्स लेटर जो है अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है उसके डिलीवरी के बाद। अब बेबी डिलीवर हो चुका है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपीयरेंस उसकी हो रही है, येलोइश कलर, उसकी बॉडी जो है वो येलोइश होना शुरू हो जाती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़, उसका हेड, उसकी आइज़, तो ये येलोइश आपको कलर जो है वो फर्स्ट टाइम होगा आपका जॉइंटिस का। अब बच्चे के अंदर ख़ुद से क्या क्या चेंजेस आएगी? वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा, वो क्राई आपको करना मतलब रोता हुआ नज़र आएगा, मदर का फीड नहीं लेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो आपको इस चीज़ का साइन जो है हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को जॉइंटिस है, और हम खुद उसको, बाज़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में, कुछ न्यू बॉर्न्स में 3 से 4 दिन के बाद जॉइंटिस की अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब वो बच्चे, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसका शिकार होते हैं? वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको जॉइंटिस होता है? न्यूबॉर्न की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है गाइस। अब न्यूबॉर्न में वो वाले बच्चे जिनका बेबी और मदर का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो, बेबी और मदर का जो है वो ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, वो बच्चा जो है इसके वजह बन सकता है जॉइंटिस का। वो बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, उसको जॉइंटिस हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं। अगर हम एडल्ट का भी ट्रीटमेंट रखें, न्यूबॉर्न का ट्रीटमेंट मैं आपको फ़र्स्ट बताऊं कि आपने उसको फ़ोटोथेरेपी देना है, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, तो वैसे भी हमारे पास फ़ोटोथेरेपी मशीन्स जो हैं पाई जाती हैं। हमारी ज़ाहिर सी बात है, हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको रखते हैं हम फ़ोटोथेरेपी न्यूबॉर्न के ज़रिए। पेट्स के जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें इसको फ़र्स्ट एक प्रायोरिटी दी जाती है। तो फ़ोटोथेरेपी उसको देनी है, क्योंकि उसकी जो रेसेस होंगी ना, वो उसका जो जॉइंटिस है उसको बाइल जो इतनी ज़्यादा उसके एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, उसको श्रिंक कर देगा और उसकी बॉडी को नॉर्मलाइज की तरफ लेकर आएगा।
अगर आप हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं हैं, अगर आप कोई ऐसे इलाके में मौजूद है जहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, या गांव साइड की अगर मैं बात करूँ, विलेज की, क्योंकि हमारी ह्यूमैनिटी में अगर हम किसी भी हेल्थ रिलेटेड को एज अ नर्स अगर मैं बात करूँ, तो मुझे सामने वाले पेशेंट को देख के बात करनी है। मैं मतलब हर टाइम उसके सामने हम फैसिलिटीज़ नहीं रख सकते। कभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हमें उसका अल्टरनेटिव भी मालूम होना चाहिए। तो अगर बच्चे के लिए फ़ोटोथेरेपी सेशन मौजूद नहीं है तो आपने उसको घर के अंदर सुबह शाम की धूप देनी है। धूप नॉर्मल होनी चाहिए, ये ना हो कि इतनी ज़्यादा धूप हो कि उसकी स्किन जल जाए। तो आपने उसको सुबह शाम की धूप देनी है 15 से 20 मिनट। ज़्यादा नहीं देनी, ज़्यादा अमाउंट नहीं देना कि उसकी स्किन जो है वो जल जाए। वैसे भी बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक उनकी जल्द होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा इस तरीके से हमने कंसर्न करना पड़ता है उसको फ़ोटोथेरेपी। और उसको जितना हो सके उसको ब्रेस्ट फीडिंग में लगाएं, क्योंकि वो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा। तो आपने उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे लगाना है ताकि वो नॉर्मलाइज अपनी बॉडी की तरफ आ जाए। ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ ट्रीटमेंट एडल्ट के शेयर करना चाहूँगी कि एडल्ट में अगर जॉइंटिस मौजूद है तो मैं आपसे ट्रीटमेंट बता देती हूँ इसका। फ़र्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डायग्नोस में डॉक्टर जो हैं बेसिकली ब्लड टेस्ट लेते हैं और कुछ अल्ट्रासाउंड बताते हैं। तो ब्लड टेस्ट में अमूमन इसका पता चल जाता है, लेकिन अक्सर एक कन्फ्यूजन हो जाती है ब्लड टेस्ट में, जिसकी रिपोर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके आती है हमारे पास। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है, तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी टाइप का जॉइंटिस जो है वो पेशेंट को हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपके पास डायरेक्ट रिपोर्ट है तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगा देना चाहिए कि डायरेक्ट का लिंक ही हमारे लिवर से है, गॉल ब्लैडर से है, ठीक है, बाइल डक्ट से है, पेनक्रियास से है। तो इन जगहों से ये जो डायरेक्ट लिवर के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो रिपोर्ट आपकी डायरेक्ट आएगी। इनडायरेक्ट का जो लिंक है वो आपकी आरबीसी से हैं, प्लेटलेट से हैं, ठीक है। अगर वहाँ के अंदर सेल्स के अंदर आरबीसीज, प्लेटलेट, जितने भी मतलब एसएच इशू वहाँ पे हो रहा है, तो ये आपकी इनडायरेक्ट जॉइंटिस के अंदर वो आएगा। अब ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं कि भाई ट्रीटमेंट, अब पेशेंट को जॉइंटिस है तो ट्रीटमेंट इंसान जो है वो ख़ुद अपने आप को हील कर सकता है अगर वो डॉक्टर के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर चले। डॉक्टर ने जो जो चीज़ें उसको बताई हैं अगर वो सही से उसके ऊपर उतर जाए तो वो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवरी की तरफ ला सकता है। तो पेशेंट को चाहिए कि वो 15 to 20 डेज़ का, 10 to 15 डेज़ का मार्जिन करके रेस्ट करे, थोड़ा काम की तरफ से दूर कर ले ख़ुद को और थोड़ा रेस्ट करे, ठीक है। अपने आप को रेस्ट पे लाना है, रेस्ट पोजीशन में लाना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप को हाइजीन रखना है। मेन चीज़, अनहाइजीन हो जाता है इंसान, बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, तो उसने अपने आप को हाइजीन करना है, पानी पीना है, फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है, ठीक है। अगर फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है, अपने हाथ पैर धोने हैं खाने से पहले, खाने के बाद अपने आप को नहलाना है, नहाने की पाबंद रखना है, दिन में 2 दफ़ा नहाए वो। उसने सॉफ्ट डाइट लेनी है, जैसे पल्सेस हो गई, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ठीक है, ऐसी चीज़ें लेनी है उसने। और कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि बाइल जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल को मिनिमाइज़ करता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। तो जब वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को और मज़ीद इनटेक लेता रहेगा तो वो वहाँ से किस तरीके से उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो उसने कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो फूड जिसके अंदर ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा है, वो उसने बिल्कुल अवॉइड करने हैं उन 2 वीक्स के अंदर 2 वीक्स तक अपने आप को बिल्कुल उन चीज़ों से अवॉइड करना है। फिर स्पाइसी फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसनेस है, मसालेदार चीज़ें जो हैं वो उसने अवॉइड करनी है। अब डॉक्टर जो हैं ट्रीटमेंट में हम उसको बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं, विटामिन B, C, 12, उनकी कैप्सूल्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम
पेशेंट को देते हैं फॉर स्ट्रेंथ, फॉर स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्योंकि ड्यूरिंग जॉइंटिस वो बहुत ज़्यादा लिथार्जी फील करता है, फटीग महसूस होती है, उसको कुछ काम करने को दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा। तो ट्रीटमेंट के लिए हम मल्टीविटामिन्स भी उसको देते हैं। नेक्स्ट हम उसको गैसेस को रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लिवर पूरा अभी एबनॉर्मेलिटी की तरफ गया हुआ है, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब चीज़ें अनडाइजेशन हो रही है तो वहाँ पे गैस बनना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। तो उस गैस को रोकने के लिए रेपिप्राजोल कैप्सूल जो हैं वो सिंगल डोज जो है वो हम पेशेंट को देते हैं। उसके बाद बहुत सारी डेक्स्ट्रोस्लाइन जो है वो कंटिन्यू की जाती हैं पेशेंट को। 5% हो गया, 10% हो गया, सुबह शाम 3 से 4 दिन तक हम IV मतलब उसको इन्फ्यूज़ करेंगे पेशेंट को, ठीक है। और उसको फिर अगर फोटोथेरेपी हमारे पास मौजूद है सॉरी, तो फोटोथेरेपी की तरफ भी पेशेंट को रखेंगे, उसको फोटोथेरेपी भी दी जाएगी ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। सो गाइस, ये आज का मेरा टॉपिक था जॉइंटिस। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने कंसंट्रेशन की, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। मैं इससे ज़्यादा अच्छा एफ़र्ट करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के सामने पेश भी करूँगी। और बस ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी बीमारी को मामूली ना समझें। छोटी से छोटी बीमारी इंसान को बहुत मौत की तरफ भी लेके जा सकती है और बिल्कुल तंदुरुस्त भी कर सकती है, अगर वो उस पर कंसर्न करे, उस पर एफ़र्ट करे थोड़ी सी। अगर मैं कहती हूँ, अगर छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो उसके माँ बाप को उसको लुक आफ्टर करना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए अपने बच्चों पे कि फ़िज़िकली वो बिल्कुल ठीक है, कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। और अगर एडल्ट है, ह्यूमन एडल्ट है, तो उसको ख़ुद अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहिए, अपनी बॉडी पे, अपनी फ़िज़िकली उसको कंसंट्रेशन रखनी चाहिए कि मेरी बॉडी में कोई फ़िज़िकली चेंजेस तो नहीं आ रहा। बहुत सारी नेग्लेंसी की वजह से हम अपने आप को ख़ुद मुसीबत की तरफ लेके जाते हैं। तो गाइस, मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि किसी भी बीमारी को, किसी भी सच कोई भी डिज़ीज़ आप सोच रहे हो, आपके सामने आ रही है, आपको शो हो रहे हैं साइंस सिम्टम्स, तो प्लीज़ उसके लिए एफ़र्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्निंग, फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर हेयरिंग। मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ अटैच रहूँ और आगे से ज़्यादा मेरी जो भी प्रेजेंटेशन है वो आपके साथ डिस्कस करूँ। थैंक यू सो मच।